अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने क्लास 12 की एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हमने जो स्टार्ट लिया था वो लिया था चैप्टर नंबर 12 से। और चैप्टर नंबर 12 में आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। सबसे पहले आपको मैं इस सारी स्टेटमेंट का मतलब समझाऊंगा, उसके बाद ये जो सारी डेरिवेशन आपके सामने लिखी हुई है ये समझना आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि इस स्टेटमेंट को सबसे पहले अच्छे तरीके से समझिएगा। इस स्टेटमेंट को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने प्रीवियस वीडियो में लेक्चर नंबर 5 में डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है। एक दफा आपको दोबारा से याद दिलवा देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली क्या है। अच्छा, पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले हमें पता होना चाहिए फ्लक्स का मतलब है फ्लो या बहाव। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन है बेसिकली वो तो ये है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया। ठीक है, फर्ज करें ये कोई एरिया है, इस एरिया में से कितनी लाइंस गुजर रही हैं उसको हम नाम दे देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया, कि किसी खास एरिया में से कितनी लाइनें पास कर रही हैं। या फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे कोई एक एरिया ले लेते हैं और इस एरिया में से आप ये कहते हैं कि यहाँ से आई और यहाँ पे कितनी लाइनें गुजर रही हैं, 3 लाइनें गुजर रही हैं। ठीक है, तो आप ये बता रहे होंगे कि किसी एरिया में से कितनी लाइनें पास कर रही हैं, उसको क्या नाम दे देते हैं, फ्लक्स का। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, इसकी अगर डेफिनेशन देखते हैं तो वो है इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ई एंड ए या डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एंड ए। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने की कोशिश की। अब कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। एक सरफेस है, फर्ज करें ये वाली एक सरफेस है, ये वाली सरफेस हमने ले ली। अच्छा, आपने ना इस स्टेटमेंट को बस ध्यान से समझना है। जब आपको ये समझ आ गई, ये सारा आगे कोई काम नहीं है। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने देखना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहां से, थ्रू अ सरफेस। तो हमने पहले तो कोई एक सरफेस ले ली, उस सरफेस में से हमने क्या देखना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो तो हम कैलकुलेट करेंगे, यहां पे ये देखें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। एक सरफेस है और उसके अंदर क्या इनक्लोज है या उसके अंदर क्या बंद है, चार्ज बंद है। तो हमने उस चार्ज को ले लिया, एक सरफेस ले ली और उसके अंदर एक चार्ज ले लिया। अब क्या करना है, इसमें से क्या देखना है, इस सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर, ये स्टेटमेंट है। एक सरफेस लें, उसके अंदर एक चार्ज रखें और यहां से क्या कैलकुलेट करें, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये डेफिनेशन है, सॉरी ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट तो अब हमें पता चल गई है, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये देखिएगा बेटा, यहाँ पे आपने जो बात है वो याद रखनी है कि यहाँ पे आपने पहले तो ये फ्लक्स का फार्मूला लिख लिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। क्लियर, अब उन्होंने कहा एक सरफेस लें, हमने वो सरफेस ले ली, उसके अंदर एक चार्ज रखें, चार्ज रख लिया। यहाँ पे हमने जो है इस सारी सरफेस को छोटे छोटे पैचेज में डिवाइड कर लिया है। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ लें कि ये जो सारी सरफेस हमने ली है ना, ये सारी सरफेस एक फुटबॉल है। तो फुटबॉल के ऊपर जिस तरह के छोटे छोटे पैचेस बने होते हैं ना, हमने इस सारी सरफेस को उस तरह के पैचेस में डिवाइड कर लिया। लेकिन हम अपनी आसानी के लिए किसी एक पैच को स्टडी करेंगे, इसकी डिटेल में जाएंगे और ये नाम दे देंगे कि बाकी भी सारों के साथ ऐसा ही होता है। हम अपनी आसानी के लिए कोई फुटबॉल जो है उसके ऊपर किसी एक पैच को हमने ले लिया। ठीक है, अब ये आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस कहाँ की तरफ निकलती हैं, बाहर की तरफ निकलती हैं। यहाँ पे ये मतलब हर तरफ पॉजिटिव चार्ज के फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलेंगी। अब ये एक ऊपर पैच है जिसको हमने कंसीडर किया हुआ है, कोई एक पैच है, होंगे तो इधर बहुत से पैच, उनमें से भी ये लाइनें गुजर रही होंगी, लेकिन हमने किसी एक पैच को कंसीडर कर लिया, ये है वो पैच। अब ये जो फील्ड लाइन बाहर निकल रही है ये हमने ये इसी तरह लिख दी, इसका नाम रख दिया ई। और एक है हमारे पास वेक्टर एरिया ए। तो ए को हमने वेक्टर एरिया को प्रीवियस वीडियो में लेक्चर नंबर 5 में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है। ई भी आ गया, ए भी आ गया। अब ये देखें कि ये जो फील्ड लाइन बाहर निकल रही थी, ये अभी मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ ताकि आपके लिए जरा समझने में आसानी रहे, आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे ये देखें, अब ए बी और ए बी ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल है। तो क्या ये कभी एक दूसरे को कट करेंगे, काटेंगे, मतलब इस तरह? कभी भी नहीं। एंगल तब बन रहा होता है जब कोई भी दो लाइनें एक दूसरे को किसी भी जगह पे इस तरह इंटरसेक्ट करें, लेकिन ये तो दोनों पैरेलल जा रहे हैं, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो एंगल क्या होगा, आप यूं समझ लें, 0, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्योंकि इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, हम ये सिंपली कह सकते हैं कि जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा तो एंगल ही नहीं बनेगा, एंगल नहीं बनेगा तो एंगल क्या होगा, 0। आप इस तरह इस बात को याद रख सकते हैं। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन ये भी है कि सर ये जब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही कैलकुलेट करना था तो हम इसको पैच में क्यों डिवाइड कर रहे हैं, हम इसको इसी तरह क्यों नहीं कंसिडर कर लेते, क्या ऐसे नहीं होगा? तो उस बात का जवाब ये है, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि फ्लक्स जो कैलकुलेट हमने करना था
वो कर्व्ड सरफेस पे नहीं कैलकुलेट होता, वो किस पे होता है, फ्लैट सरफेस पे। इस वजह से हमने इस कर्व्ड सरफेस को फ्लैट सरफेस में कन्वर्ट किया है इस तरह पैचेस बना के। तो ये बात बेटा आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कंसेप्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब ये पैच नंबर 1 था। पैच नंबर 1 के लिए अगर हमने फार्मूला लिखना है तो इसी ही फार्मूला को अपडेट करके लिख लेंगे। अगर पैच नंबर 1 है तो इन सब के साथ हम फिर 1 लिख देंगे। अगर पैच नंबर 2 है तो फिर उसके लिए यहाँ पे कोई एक पैच 2 कंसिडर कर लें, तो उसके साथ इस तरह 2 वाला लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पे ये वाला। अगर 3 आएगा तो 3 के साथ, 4 आएगा तो 4 के साथ, और हम चलते हैं 1 भी लिखा, 2 भी लिखा, हम इसी तरह आगे लेके चलते हैं nth पैच तक, कि मतलब n नंबर तक हम जा रहे हैं, यहाँ तक लिख लिया। फिर हमने कहा अच्छा टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं, टोटल कितना होगा। तो हमने टोटल के लिए 1 2 3 4 5 से लेके n तक जितने भी थे उन सब को हमने क्या कर लिया, आपस में ऐड कर लिया। फाइव E1 की वैल्यू जो थी वो लिखी, E2 की जो वैल्यू थी उसको लिखा, प्लस कहां तक जा रहे थे, n तक जा रहे थे, n की वैल्यू को लिख दिया। क्लियर। अब आप यहाँ पे एक कंसेप्ट को जरा जहन में लेके आइएगा। हमने पार्ट 1 में ये पढ़ा हुआ है कि जब भी स्केलर प्रोडक्ट हो या डॉट प्रोडक्ट हो, डॉट प्रोडक्ट को जब भी सॉल्व करते हैं तो आता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे भी ये देखें, ये सारी क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पे ये सारे डॉट प्रोडक्ट है। तो E डॉट A1 लिखा हुआ है, तो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट को सॉल्व करेंगे तो आएगा कॉस थीटा, उसी तरह आ जाएगा ये साथ। E2 डॉट A2 वहां पे भी कॉस थीटा आ जाएगा, और इसी तरह ये सारा चलता हुआ क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। अब ये देखिएगा कि हमने सारे की जगह पे कॉस थीटा लिख लिया। अब अगली बात यह है कि थीटा की वैल्यू हमने पुट करनी है। तो क्या आपको याद है हमने थीटा की वैल्यू पीछे कैलकुलेट की है कि थीटा की वैल्यू अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल है। हमने भी डिस्कस किया कि ये जब पैरेलल होंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो एंगल नहीं बनेगा। एंगल नहीं है तो फिर हम नाप दे देंगे कि ये कौन सा एंगल है, 0 डिग्री। इसी तरह आपने इसको याद रख लेना है, आपको इस तरह ये बात याद भी रहेगी। तो थीटा की जगह पे फिर हमने बेसिकली पुट करना था। यहाँ पे चलिए एक स्टेप मिस है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे ये आएगा बेसिकली फाइव E इज इक्वल टू E1 डेल्टा A1 कॉस 0 डिग्री, ठीक है, प्लस यहाँ पे आएगा E2 डेल्टा A2 कॉस 0 डिग्री, प्लस इसी तरह ये आगे चलता हुआ जाएगा En डेल्टा AN कॉस 0 डिग्री। क्लियर। तो अब आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे वैल्यू लेंगे कॉस 0 की, कॉस 0 की वैल्यू लेंगे तो ये आपको वैल्यू देगा 1। मतलब कॉस, कैलकुलेटर पे वैल्यू लेंगे कॉस 0 की, तो कॉस 0 की वैल्यू फिर क्या आएगी, कॉस 0 की वैल्यू आ जाएगी 1। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 1। यहाँ पे कॉस 0 की वैल्यू लेंगे, कॉस 0 की वैल्यू यहाँ पर भी आ जाएगी इसी तरह 1। यहाँ पे कॉस 0 की वैल्यू लेंगे, कॉस 0 की वैल्यू आ जाएगी 1। क्लियर। अब ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा। अब ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसी तरह आ जाएगा, प्लस ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसी तरह आ जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ तक तो आपको चीजें समझ आ चुकी होंगी। अब देखें हमने इस सरफेस के अंदर कितने चार्जेस रखे हुए हैं, एक चार्ज रखा हुआ है और ये बिल्कुल सेंटर में रखा हुआ है। मतलब जितनी फील्ड लाइन यहाँ तक जा रही है उतनी ही पैच तक भी, उतनी ही पैच तक, उतनी ही पैच तक, मतलब सब पैचेस पे सेम इंटेंसिटी या शिद्दत होगी, ठीक है। तो हम ये कहते हैं जब चार्ज ही एक रखा हुआ है और इक्वल डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो हम बार बार E1 E2 E3 E4 EN क्यों लिख रहे हैं, सीधा सीधा E लिख दो, क्योंकि सबके पास सेम ही जा रहा है। तो हमने कहा जहां पे E1 था वहां पे भी E लिख दिया, जहां पर E2 था वहां पर भी E लिख दिया, इसी तरह चलते जाएंगे। जहां पे EN था वहां पर भी हमने E लिख दिया। फिर हम इस एक्सप्रेशन को जरा दोबारा गौर से देखेंगे, हम कहेंगे E तो सब में आ रहा है, तो ऐसा करो E को कॉमन ले लो। तो E को कॉमन ले लिया, बाकी बचा डेल्टा A1 डेल्टा A2, इसी तरह चलते हुए जाएंगे तो आएगा डेल्टा AN। अब ये देखें E को ऐसे लिख लिया हमने। अब ये देखें ये सारा डेल्टा हमने लिखा हुआ है, तो मतलब पहले एरिया से लेके nth एरिया तक, मतलब इन सब को अगर आपस में मिलाएं ना, मतलब एरिया नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेके n तक जाएं तो ये सारी सरफेस ही बन जाती है। तो हमने कहा अच्छा ये सारा लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये टोटल, ये जो सारा मिला के बनता है ना, ये पूरा एक स्फीयर ही बना देता है, ये वाला, ये पूरा एक स्फीयर बन जाता है। तो यहाँ पे फिर बेसिकली एक और एक्सप्रेशन आना चाहिए था, ये आना चाहिए था यहाँ पर फाइव E इज इक्वल टू ये वाला E, और इस सारे की जगह पे लिखना चाहिए था सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, ठीक है। मतलब इस सारे को मिला के ये जो डेल्टा A1 से शुरू होके AN तक जा रहे हैं ना, इस सारे को मिला के होना चाहिए सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। और सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर का फार्मूला जो होता है वो होता है 4πr स्क्वायर। ये फार्मूला ही आपने याद ही रखना है, ठीक है, कि सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर का फार्मूला क्या है, 4πr स्क्वायर। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, 5E इज इक्वल टू पहले वाला E
और इस सारे की जगह पे आएगा 4πr²। तो ई जो है ये हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसको ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया हुआ है। गाल्बन चैप्टर नंबर लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें ये ई की वैल्यू हमने कैलकुलेट करके दिखाई हुई है। ई की जगह पे ई की वैल्यू लिखेंगे 4πr², ऐसे ही लिखा हुआ है, इसको ऐसे ही लिखेंगे साथ। तो अब क्या होगा, ये r² इस r² से कट जाएगा, ये 4π इस 4π से कट जाएगा, तो बाकी हमारे पास रिलेशन क्या बचेगा, q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। जो भी चीज़ आपको यहाँ से समझ नहीं आई आप कमेंट सेक्शन में दोबारा पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको वहाँ पे जवाब दूंगा। हाँ, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।